रेपो रेट के हम लास्ट एस्पेक्ट तक पहुंच गए हैं आज के डिस्कशन के। हम समझना चाहते हैं कि रेपो रेट कैसे स्टॉक मार्केट को प्रभावित करता है, कैसे रेपो रेट जो है वो स्टॉक मार्केट में तेज़ी या मंदी को भी सामने लेकर के आता है, या कैसे जो स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं वो रेपो रेट को कैसे देखते हैं। सारी की सारी बात वहीं पर है। रेपो रेट से हम समझेंगे कि रिजर्व बैंक मनी वो क्या क्या अचीव करना चाहता है, वो मनी की सप्लाई को बढ़ाना चाहता है या कम करना चाहता है। जैसा हमने अभी तक देखा, अगर सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये चाहती है कि मनी की सप्लाई, वो मार्केट में खुला पैसा बांटना चाहती है, वो मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करना चाहती है, मनी के फ्लो को बढ़ाना चाहती है, तो वो रेपो रेट को कम कर देगी, मतलब सस्ता पैसा बांटना शुरू कर देगी। जैसे ही वो सस्ता पैसा बांटेगी, कमर्शियल बैंक्स के हाथ में सस्ता पैसा आ जाएगा। सस्ता पैसा आते ही कमर्शियल बैंक्स जो है वो आगे बोरोवर्स को सस्ता पैसा देना शुरू कर देगा। उससे स्टॉक मार्केट में क्या फ़र्क पड़ेगा? जैसे ही बाज़ार में मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी, वैसे ही स्टॉक मार्केट के अंदर तेज़ी आ जाएगी। बात बड़ी सरल है। जैसे ही कमर्शियल बैंक्स के पास सस्ता पैसा आ जाएगा, वो पूरी कोशिश करेगी कि वो पैसा अल्टीमेटली जो एंड यूज़र है, जो रिटेल है, इंस्टीट्यूट्स हैं, कंपनीज़ को फटाफट पैसा बांटे, सस्ते रेटों पर बांटे। वो बैंकों से सस्ते रेटों पर पैसा उठाएंगे और वो डिफरेंट अपने प्रोजेक्ट्स में जो उनके चल रहे होते हैं वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। जैसे ही बाज़ार के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज़ होगी, स्टॉक मार्केट उसको एक पॉजिटिव फैक्टर देखती है, और पॉजिटिव फैक्टर देखते हुए मार्केट के अंदर आप एक बाउंस देखते हो, मार्केट के अंदर आप एक तेज़ी देखते हो। वापस इसका दूसरा रिवर्स इफेक्ट है कि जैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कोशिश करेगा कि मार्केट में मनी की सप्लाई को कम कर दिया जाए, मार्केट से पैसा है वो खींच लिया जाए, उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास एक टूल है, वो टूल है रेपो रेट। वो रेपो रेट को इंक्रीज़ कर देगा, से मतलब है कि वो मार्केट में मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना चाहता है, वो मनी के फ्लो को कंट्रोल करना चाहता है, वो थोड़ा लिक्विडिटी को कंस्ट्रेंट करना चाहता है। वो चाहता है कि मार्केट के अंदर अननेसेसरी एक्सपेंडिचर रुके, इन्फ्लेशन रुके, लोन महंगे हो जाए। लोन के महंगे होते ही जो बोरोवर्स हैं, रिटेल हो या इंस्टीट्यूशनल्स हो या कंपनीज हो, वो डिस्करेज होंगी। वो मार्केट में बैंक्स के पास तेज रेट के ऊपर लोन लेने के लिए नहीं जाएंगी, वो लोन लेने नहीं जाएंगी, तो वो पैसा अपने फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर या अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में नहीं लगा पाएंगी। वो नहीं लगा पाएंगी, नहीं ग्रो पर कर पाएंगी, प्रॉफिट्स नहीं दिखा पाएंगी, तो उसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर रुकावट में या मंदी में निकल करके आता है। मैं इस डिस्कशन को कंक्लूड करूंगा वापस उसी बात के साथ कि रेपो रेट से रिजर्व बैंक अचीव क्या करना चाहता है। अगर आप सिर्फ इतनी ही बात इस डिस्कशन से समझ गए तो मैं समझता हूँ कि आप अपनी नॉलेज को काफ़ी हद तक इंक्रीज कर पाएंगे। कंक्लूजन ऐसे कि रिजर्व बैंक अगर चाहता है कि मार्केट के अंदर पैसा हो, खुला पैसा हो, मार्केट में मनी का फ्लो अवेलेबल हो, इजी मनी अवेलेबल हो, तो वो रेपो रेट को कम कर देगा। मार्केट में खुला पैसा कमर्शियल बैंकों को बांट देगा। कमर्शियल बैंक अल्टीमेटली लोन्स के रेट कम कर देंगे और जनता को पैसा सस्ता मिलने लग जाएगा। जनता इंकरेज होगी, लोन लेगी, ज़्यादा लोन लेगी, ज़्यादा लोन लेगी, ज़्यादा खर्चा करेगी, ज़्यादा खर्चा करेगी, स्टॉक मार्केट में आपको बाउंस दिखेगा। ज़्यादा खर्चा करेगी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, ये बात भी साथ साथ हमने याद रखनी है। वापस सरकार चाहती है, रिजर्व बैंक चाहता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए किसी तरीके से। स्टॉक मार्केट पर भी बात नहीं कर रहा, वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहता है। इन्फ्लेशन अगर आधे पार करने लगे, महंगाई बढ़ती चली जाए, उस सिचुएशन में रिजर्व बैंक चाहता है कि लोग एक्सपेंडिचर ना करें, अपने अपने जो उनके परचेज़ के डिसीजंस हैं वो डेफर करें, अपने परचेज़ को थोड़े समय के लिए रोकें, अननेसेसरी बाज़ार से पैसा उधार उठा करके चीज़ों को ना खरीदें। उसके लिए वो क्या करेगा? वो रेपो रेट को इंक्रीज़ कर देगा। रेपो रेट इंक्रीज़ करते के साथ ही कमर्शियल बैंकों को उनकी मजबूरी है, अपने रेट इंक्रीज़ करने पड़ जाएंगे लोन्स के। जैसे ही लोन के रेट इंक्रीज़ होंगे, रिटेल, इंस्टीट्यूट्स, कंपनीज डिस्करेज होंगी, वो लोन नहीं लेंगी। लोन नहीं लेंगी तो मतलब है हाथ में उनके मनी फ्लो नहीं होगा, मनी फ्लो नहीं होगा, माल नहीं खरीद पाएंगे, अपने प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। और जब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे तो अल्टीमेटली बाज़ार में इन्फ्लेशन तो रुकेगा, पर साइमल्टेनियसली ही बाज़ार का, अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट इसको एज नेगेटिवली लेगा और स्टॉक मार्केट में आप रुकावट या मंदी का माहौल देखेंगे। आई होप कि मैं अपने इस छोटे से वीडियो से अपनी बात आपको समझा पाया, अपनी बात आप तक पहुंचा पाया। अगर आपको लगता है कि
मेरे इस वीडियो में कुछ वैल्यू है, तो मेरी सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इसे फॉरवर्ड करें। हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स को समझने में काम आए। हम स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट्स को या एज इन जर्नल भी हम लोगों को ये चीज़ समझने में हेल्पफुल हो कि अगर हम कहीं किसी के साथ डिस्कशन में बैठे हैं तो हमें पता हो कि रेपो रेट क्या है, रेपो रेट का ओवरऑल मार्केट में क्या प्रभाव है, रेपो रेट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कैसे इफ़ेक्ट करता है। मैंने अपनी तरफ से ये बात समझाने की कोशिश की कि रेपो रेट का लोन्स के ऊपर, स्टॉक मार्केट के ऊपर और इन्फ्लेशन के ऊपर सरकार रेपो रेट से इन 3 इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस को कैसे इम्पैक्ट करने की कोशिश करती है। अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ वैल्यू मिलती है तो रिक्वेस्ट मेरी, प्लीज़ आप इसे फॉरवर्ड करें, और अगर आप ठीक समझें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। प्लीज़ टेक केयर। फिर कोशिश करूँगा जल्दी मिलने की कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, पैसे बचाएं, क्योंकि अगर पैसे बचाएंगे तो ही पैसे बना पाएंगे। प्लीज़ टेक केयर। गुड बाय। थैंक यू।